उतरा है मेरे दिल में कोई चांद नगर से, अब खौफ नहीं मुझको अंधेरों के सफ़र में। वो बात है तुझ में कि कोई तुझसा नहीं है, ए काश कोई देखे तुझे मेरी नज़र से। जी हाँ, हम जिस शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं वो लोगों के मनपसंद नेता और कुशल राजनीतिज्ञ हैं। नाम है प्रोफेसर दरबारी लाल और इनसे इंटरव्यू किया है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट संजय गर्ग ने। संजय गर्ग पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं और राजनीति पर उनकी खास पकड़ है। बीजेपी अकालियों की महबूबा है। मतलब है कि कैप्टन की वजह से कांग्रेस है, ना कि कांग्रेस की वजह से कैप्टन है। नहीं, मैंने आप अपनी बात मेरी मुंह में ना डालिए। आप मानते हैं कि ये चुनाव में, अगले 2022 के चुनाव में पंजाब का कैप्टन फिर से बनने के लिए अमरिंदर सिंह का दाव था जी? पहली बार अभी ये मुख्यमंत्री बने कैप्टन अमरिंदर सिंह, उससे पहले उसने कहा ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं उसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब 6 महीने से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। तो सन 2014 में ऐसी क्या मजबूरी थी कि कुछ समय के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के मंच पे चले गए? नमस्कार, आज हम बात करेंगे पंजाब की उस शख्सियत से जिसकी पारखी नज़र से कोई भी हलचल छिपी नहीं रही। कांग्रेस की राजनीति में भी कैप्टन और सिद्धू का प्यार कुछ आगे से और नज़दीक आ गया है। इनके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राय उस शख्सियत की होगी जो इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं और अपने विचारों से पूरे देश का मार्गदर्शन करते रहे। वो हैं पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर प्रोफेसर दरबारी लाल, जिनका राजनीतिक जीवन किसी से अछूता नहीं रहा है और ना ही वो किसी परिचय के मोहताज हैं। तो प्रोफेसर साहब नमस्कार। नमस्कार। न्यूज़ हेडलाइन इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। पंजाब की राजनीति में पिछले 2 महीनों के दौरान काफ़ी करवटें बदली हैं। राजनीतिक मिजाज जिस तेज़ी से बदला है, ऐसा लगता है कि वो 2022 के विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर उठाए गए हर पार्टी के कदम हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जहां विधानसभा में केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द कर पंजाब का नया कानून बनाया है, तो क्या ये विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं? जी देखिए, वर्तमान स्थिति पर मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आपसे शेयर करने से पहले हिंदुस्तान के अंदर जून के महीने में केंद्र सरकार ने जो फैसले किए, जिसका सारे देश के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, उसका जिक्र करना चाहता हूँ। जून में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस जारी किए। ऑर्डिनेंस जारी करने से पहले उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश है और पंजाब सरकार से और कृषकों से सलाह मशवरा करना बड़ा ज़रूरी था। अकाली दल उनके पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर हैं, बड़ा पुराना रिश्ता है उनका
उनसे सलाह मशवरा किया गया कि नहीं, वो आज तो इनकार कर रहे हैं। तो जब ऑर्डिनेंस जारी किए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खुल के कहा कि हमारा कोई आदमी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर के ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है, मगर इन्होंने इसको फ्रूट और वेजिटेबल या व्यापार और कॉमर्स में लेकर के इसके ऊपर कानून बना दिया। कानून बना गया, किसी से सलाह मशवरा किया नहीं गया, सारे देश के अंदर इसके खिलाफ एक बगावत सी हो गई। वैसे उसमें एक बात है कि ये कानून तो पूरे देश में लागू हुआ है, परंतु पंजाब का ही किसान क्यों आक्रामक है और पंजाब सरकार को ही इतनी जल्दबाजी क्यों की कि उसने सेशन बुलाकर इन कानूनों को रद्द कर और पंजाब के नए कानून लागू किए, जबकि ये कृषि कानून केंद्र का पूरे देश में लागू है। किसी भी विधानसभा ने ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज ये कदम उठाकर क्या चुनावी रणनीति के तहत फिर से कैप्टन बनने की तो नहीं कहीं सोची? नहीं, देखिए, इसमें राजनीति का कोई लेन देन नहीं है, इसमें चुनाव का कोई संबंध नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो फैसला किया वो किसानों के हित में किया। जो भी उन्होंने ये हिस्टोरिकल फैसला लिया विधानसभा के अंदर रख के, वो लोगों के हित में है। झगड़ा किस बात का है कि जिस समय हिंदुस्तान के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो पंजाब को इस बात का क्रेडिट दिया गया। पंजाब और हरियाणा उस समय एक थे, हिमाचल का हिस्सा भी हमारे साथ लगता था। तो उस समय MSP लागू की गई, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दो चीज़ों के ऊपर, एक कणक के ऊपर, गेहूं के ऊपर और एक चावल के ऊपर। जी। तो ये दोनों का असर पंजाब और हरियाणा के ऊपर है, दूसरे प्रदेशों में नहीं है। केंद्र सरकार ने ये वायदा किया था कि पंजाब और हरियाणा का जो किसान है, क्योंकि इन्होंने जो उत्पादन किया उससे सारा हिंदुस्तान पांव पर खड़ा हो गया। पंजाब के साथ ये कमिटमेंट थी कि जो भी हम ये दो फसलें आपकी जो लेंगे उसके ऊपर MSP होगा। अब सरकार ने क्या किया, इसकी खुली छुट्टी दे दी। व्यापारियों को ये कहा है कि आप इनसे माल ले लें, करारनामा करें। वैसे बट सरकार का दावा है कि MSP भी बरकरार रहेगी और करारनामा भी फसल का होगा, ज़मीन का नहीं होगा। केंद्र सरकार बार बार इस चीज़ को स्पष्ट कर चुकी। तो फिर कैप्टन की क्या मजबूरी थी कि नया कानून लेकर आए और किसानों को अपने हक में करने की कोशिश की, जबकि उसका रिजल्ट अभी तक भी सामने नहीं आया, किसान अभी भी ट्रैक पे डटे हुए। देखिए, अगर केंद्र सरकार कमिटेड है MSP के ऊपर, तो फिर MSP के लिए कानून क्यों नहीं बना देती? मेरा ये क्वेश्चन एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये मौजूदा कैप्टन सरकार इसका चुनावी लाभ लेने की तो कोशिश नहीं कर रही? मेरा ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आपकी राय? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है, उसने कोशिश करनी है कि आने वाले चुनाव में उनको फायदा हो, कोई भी करेगा। आप मानते हैं कि ये चुनाव में, अगले 2022 के चुनाव में पंजाब का कैप्टन फिर से बनने के लिए अमरिंदर सिंह का दाव था? जी, कैप्टन साहब ने जो भी आज तक 3.5 साल में फैसले लिए वो पंजाबियों के हित में लिए, पंजाब के फायदे के लिए दिए, और मैं दावे से कहता हूं कि इस बार कैप्टन सरकार रिपीट करेगी। और अभी ये मुख्यमंत्री बने, कैप्टन ने कहा ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं उसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब 6 महीने से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस की अंदर की बात करें तो शायद हो सकता है उनको खतरा नज़र आ रहा है कि भी मैं दोबारा मैदान में उतरूं, या कांग्रेस हाईकमान मेरे को उतारे, या मेरा कोई नया विकल्प ढूंढ रहा हो कांग्रेस हाईकमान। क्या अपनी साख या अपनी गद्दी बचाने के लिए कैप्टन ने ये किसानी का जो चुनाव का तुरुप का पत्ता नहीं खेला? देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ पूरे का पूरा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की इमेज के ऊपर, उनकी रेपुटेशन के ऊपर वोट मिले, क्योंकि 2002 से लेके 2007 तक जो काम उन्होंने करके दिखाए, लोगों पर उसका असर था। अगर हम ये कहें कि केवल कांग्रेस पार्टी के लिए वो जीत गए, ऐसी बात नहीं थी। अगर केवल उसके लिए वोट होते तो बाकी प्रदेशों में भी सरकार बना लेते।
पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह की ही वजह से कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई, और उन्होंने हमेशा लोगों के हितों में काम किया, इसलिए दोबारा लोग उनको मौका देंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कैप्टन की वजह से कांग्रेस है, ना कि कांग्रेस की वजह से कैप्टन है। नहीं, मैंने आप अपनी बात मेरी मुंह में ना डालिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कैप्टन एक सुप्रीम लीडर है। आपने अभी कहा ना, कांग्रेस अगर जीतती तो और प्रदेशों में जीतती, बिल्कुल कहता हूं, पंजाब में कैप्टन के काम कारण कारगुजारी से, इसका मतलब फिर कांग्रेस, क्योंकि पिछले आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि ये जगह जगह ये कि इश्तिहार लगे थे, टोकन लगाए थे, जिसका कि हाईकमान ने भी एतराज किया था। इसका मतलब एक पार्टी से ऊपर कैप्टन है? नहीं, पार्टी से ऊपर नहीं होता। हर प्रदेश के अंदर एक पॉपुलर लीडर होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में थे, वेरी पॉपुलर इंटरनेशनल लीडर थे, मगर पंजाब के अंदर सरदार प्रताप सिंह कैरों थे, बड़े पॉपुलर लीडर थे। तो जो पॉपुलर लीडर होता है डेफिनेटली उसको भी वोट मिलते हैं। एक तो पार्टी को वोट मिलते हैं, एक उस आदमी को वोट मिलते हैं जिसने सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के साथ साथ कैप्टन का इमेज बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली दूसरों के, इसलिए उनको दोबारा मौका मिलेगा, लोग उनको डेफिनेटली समय देंगे। घर घर नौकरी किसी को नहीं, स्मार्टफोन चंद लड़कियों के आंसू पोंछ के ठप। तीसरी बात, पेंशन आपके सामने 2500 का वादा किया था, वो 750 तक रह गई। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कैप्टन सरकार एक्सपोज हो चुकी है, उस पे पर्दा डालने के लिए कैप्टन के हाथ में किसान का मुद्दा लग गया। तो उसने कहा अभी 15 महीने रह गए चुनाव से पहले, तो किसानी का मुद्दा छेड़ के शायद मैं फिर दोबारा आऊँ। तो ये किसान के मुद्दे पर फिर से पंजाब की सत्ता हथियाना कैप्टन के लिए, क्या ये उसके तरकश का तीर सही निशाने पर लगेगा? देखिए, ये जितनी चीज़ें आपने बताई ये सब फाइनेंसिस के साथ जुड़ी हुई है। जितना रुपया पंजाब को मिलना चाहिए पंजाब को मिल नहीं रहा। पंजाब आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मुश्किल इस समय ये है। तो ज्यों ज्यों फाइनेंशियली गवर्नमेंट ठीक होगी वो चीज़ें सबको दी जाएंगी। ये सभी बातें आपने जो बताई हैं, वो कैप्टन साहब ने जब चुनाव लड़ा 2017 में, उनको पता था पंजाब कर्जे में डूबा है, फाइनेंशियली पोजीशन ठीक नहीं है। इसका मतलब आपके मुताबिक जो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भी चुनाव जीतने के लिए जनता से जो मर्जी वादे सरकार करे वो पूरे होते हैं नहीं होते वो बात की बात है। फिर वो हम कोई ना कोई कारण बना के हम जनता से माफ़ी मांग लेंगे, उसको कह देंगे ये ऐसा है। तो इसका मतलब सत्ता हथियाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस की बात नहीं, वो वादे करता है। पर ये दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि कैप्टन को आप बोल रहे हैं, परंतु जिस तरह कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की राजनीति का ये यू टर्न लिया है सेंटर हाईकमान ने, आपने देखा होगा कि पंजाब के प्रभारी बने हरीश रावत। हरीश रावत जब पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के प्रधान जो सुनील जाखड़ उनसे मिलने दिल्ली जाते हैं, जबकि वही हरीश रावत नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने उसके घर जाते हैं। रात का डिनर भी वहाँ होता है, सुबह का नाश्ता भी सिद्धू के घर पे होता है, उस सिद्धू के घर पे जो कि पिछले 15 महीनों से करीब करीब कैप्टन की कैबिनेट से बाहर हैं। और कैप्टन और सिद्धू का 36 का आंकड़ा राजनीतिक तौर पर जो है वो आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसी क्या कांग्रेस हाईकमान की मजबूरी हुई कि उसने कैप्टन के पैरेलल सिद्धू को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे वो भी दावे हो रहे हैं। हरीश रावत उसके जन्मदिन पर केक भी काट रहे हैं, और विधानसभा में सिद्धू की स्पीच पर कैप्टन भी पीछे मुड़कर देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ये यू टर्न का क्या मतलब, आपकी पारखी नज़र कैसे देखती है? देखिए, ये कोई यू टर्न नहीं है। जिस समय रावत साहब हमारे प्रभारी बने तो कैप्टन साहब और चौधरी जाखड़ कर्सी काल के लिए दिल्ली तशरीफ़ ले गए। ये उनका फ़र्ज़ भी बनता था और उन्होंने खूबसूरत तरीके से उसको निभाया। रही बात सिद्धू साहब की, सिद्धू साहब एक कांग्रेसी हैं, पुराने हमारे मिनिस्टर रहे हैं। उनको कैप्टन साहब ने ये पावर
का जो डिपार्टमेंट है देने के लिए कहा था, उन्होंने नहीं लिया। अब रावत साहब अमृतसर तशरीफ़ लाए थे, तो नेचुरली जब वो दूसरों के घरों में गए तो उनको भी जाके मिले। उनको मिलने से तो ये नहीं होता कि कैप्टन साहब वहाँ गए और वो उनके घर में गए। तो कोई भी आदमी जिसको वो ये समझते हैं कि अगर कोई रूठा हुआ है, किसी को कोई मुश्किल है, तो उसको मनाना ये तो हर जगह होता है। शादियाँ होती हैं, कई बार फुफड़ रूठ जाता है, कई बार बुआ घबरा जाती है, तो हम जाते नहीं उनको मनाने के लिए जाते हैं। तो अगर कोई बात है तो वो उनके घर गए, उनको मनाया और उनको कन्विंस किया कि आपका जो फ्यूचर है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है वो, और वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अभी भी वो 4 रोज़ पहले वो गए थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उन्होंने वहाँ जाके जन्मदिन भी मनाया, लोगों की खिदमत भी की है। तो मुझे नहीं कोई नज़र आता कि बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है, कि यहाँ कोई और उलझन जैसे आम लोगों के दिमाग में है। ये मैंने बड़े दौर देखे हैं, मैंने अकालियों के दौर देखे हैं, बीजेपी वाले देखे हैं। कई बार आप भी सवाल कर देते हैं, कई बार सवाल आता है अब अकाली बीजेपी टूट गए। ये कभी मन में ना लाना कि अकाली और बीजेपी एक दूसरे के बिना रह सकते। बीजेपी अकालियों की महबूबा है और वो उसके पुराने आशिक हैं। ये टूट गए, इलेक्शन के बाद फिर इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने 1967 में देखा है, पोलिंग के रिज़ल्ट निकलने से पहले 10 दिन दोनों आपस को गुथम-गुथा थे, गालियां दे रहे थे। एक पंजाबी की बात कर रहा था, दूसरा हिंदी की बात कर रहा था, एक पंजाबी सूबे की बात करता था, दूसरा माँ पंजाब की बात करता था। रिज़ल्ट निकल गए, कांग्रेस डाउन आ गई और सभी ने मिल करके, उन्होंने अकालियों ने बीजेपी के साथ, जनसंघ के साथ मिल के गर्भसाथ सरकार बना ली और तब से ये इकट्ठे हैं। ये इनकी लड़ाई है, ये ऐसे मियाँ बीवियाँ लड़ेंगे भी आपस में, मगर सुलह भी यही दोनों करेंगे। इसका मतलब है कांग्रेस को गफलत में नहीं रहना चाहिए कि बीजेपी अकाली अकेले अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो हम फिर से सत्ता में आ जाएंगे। उसको ये फिर अलर्ट रहना चाहिए ना, कभी ये दोनों बाद में भी इकट्ठे हो सकते हैं। बिल्कुल कांग्रेस अलर्ट है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पुरानी पार्टी है। हमारे पास हज़ारों, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में आज भी वर्कर है। अगर उनको, उनकी सेवाओं को यूटिलाइज कर लिया जाए तो कांग्रेस पुनः दिल्ली में भी सत्ता में आ सकती है। मैं नहीं ये मानता कि अगर कोई आ गया तो वो जा नहीं सकता। मैंने बड़े बड़े दौर देखे हैं, बड़े बड़े मजबूत लीडर देखे हैं, हारते हुए देखे हैं। मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का दौर देखा है, तो वो भी एक बार लूज़ कर गए, पर 3 साल के बाद उन्हें पुनः मौका मिल गया। तो पंजाब के अंदर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक कामयाब आदमी है। किसी तरह भाजपा कह रही है अगला मुख्यमंत्री हमारा होगा। भाजपा इस बार उनको मुश्किल से 2-3 सीटें आ जाए। भाजपा ने क्या किया है? वो तो चलो, आपने पंजाब की राजनीति पे बात की, देश की राजनीति, कुछ आपकी राजनीति पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आपकी कर्मभूमि केंद्रीय हलका अमृतसर रहा। अभी आप कह रहे हैं भी कांग्रेस बहुत बड़ी जमात है, बहुत वर्कर हैं, वो चाहे तो बहुत कुछ दिल्ली में भी हम सरकार बना सकते हैं। परंतु इतने सालों से आप कांग्रेस की सेवा करते रहे और आपको आज कांग्रेस ने दरकिनार कर, आपके अनुभव को दरकिनार कर आपको शांति से घर बैठा रखा है। तो क्या आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रोफेसर आप अपने केंद्रीय हलके में फिर से निकलेंगे? देखिए, पार्टी ने टिकट जिसको अलॉट की वही चुनाव लड़ेगा। अब रही बात मेरी, लुकमान हकीम भी अगर दवाई लेके बाज़ार में बेचने चला जाएगा तो कोई नहीं ख़रीदेगा। अगर कोई आता है तो कुछ सलाह मशवरा करता है, हम उसको ज़रूर जवाब देते हैं। मैं आया मोर देन 78 ईयर्स, मैंने, कांग्रेस पार्टी ने मुझे हर जगह नवाजा है। मुझे कॉलेज से बुला के उन्होंने टिकट दी। अब मैं तो कभी चाहवान भी नहीं था, मुझे एमएलए भी बनाया, मिनिस्टर भी बनाया, डिप्टी स्पीकर भी बनाया। और पार्टी क्या कर सकती है? पार्टी ने सब कुछ मेरे लिए किया। 1952 में सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया, जो हमारे पहले पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनका मैं सड़क पर बैठ के पर्चियाँ लिखने वाला पोलिंग एजेंट था। तो बड़ा लंबा समय मैंने कांग्रेस में काटा है। तो अब कांग्रेस पार्टी है,
जिम्मेदारी अगर कोई देती है तो निभाएंगे, नहीं देती तो हम बाहर बैठ के भी लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं हम। ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करते। पर इतने लंबे समय से प्रसाद कांग्रेस में रहे हैं, अब भी कांग्रेस में हैं, तो सन 2014 में ऐसी क्या मजबूरी थी कि कुछ समय के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के मंच पे चले गए? सुबह कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके घर पे थे, शाम को आप किसी के घर पे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मैं उसमें लिख के ये जाऊँगा कि क्या असल में मामला था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं अभी इसको लीक नहीं करूँगा, लिखूँगा ज़रूर मैं। मुझे भी इस बात का रंज है और मैं ये समझता हूँ कई बातें जीवन में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। अदरवाइज़ मैं तो पारिवारिक तौर पर एक कांग्रेसी हूँ। 1929 से मेरा परिवार कांग्रेस में है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी दरिया के किनारे जिन्होंने रात को झंडा लहराया था, तो मेरे बुज़ुर्ग गांव से इधर उनको मिलने के लिए आए थे। तो बड़ा पुराना समय मैंने काटा है कांग्रेस में। फिर भी प्रोफेसर साहब, लोग जानना चाहते हैं कि उस समय के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले आपके घर आए, फिर आप उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हल्का वेस्ट में छाटा के पास बिल्कुल गया था, वहाँ गए। हाँ, और शाम को आप वहाँ प्रोग्राम में बीच में से उठ के आ गया थे। और उसके बाद शाम को आप दूसरे मंच पर, चलो मैं उसका नाम इसलिए नहीं क्योंकि बात ही है, इसमें क्या है। अच्छा, उसके बाद सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई है। चलो अब आप मान ही रहे हैं, तो शाम को भाजपाई आपके घर पे भी आए? नहीं, मेरे कोई नहीं है। आए जी ना, कोई भाजपाई नहीं है। मेरे को तरुण चुग आपकी कोठी के बाहर मिले हैं। बाहर मिल गए होंगे, मेरे अंदर कोई नहीं है। वो अंदर इसलिए नहीं आए कि आप रात को 12 बजे तक खुद घर पे नहीं आए थे, क्योंकि मैं आप बैरंग गया हूँ 11:45 बजे। चलो कोई बात नहीं। तो आप शामिल होने के बावजूद भी एक दिन भी उसके पार्टी के हेडक्वार्टर क्यों नहीं गए? जिसका दामन आपने शाम को थामा, तो अगले दिन तो सूर्य उदय होता है ना। तो क्या रात ही रात में फिर एहसास हो गया कि यार ये गलत कदम हो गया, या कांग्रेसी नेताओं का दबाव फिर से पड़ा? नहीं, देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लिख रहे हैं, जो हमने जीवन में देखी। बड़े नेताओं में को मिले, उनके क्या क्या फैसले थे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, और ये फ़ैसला हमने क्यों लिया, मैंने इसका भी वो जिक्र करूँगा। मगर दिस इज़ नॉट द प्रॉपर टाइम, वक्त आने पर सब कुछ बताएंगे। पर उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मेरे से जो बातचीत हुई, उसमें उसने ये एक्सेप्ट किया, सेम डे नौशहरा उसमें वो रुके हुए थे, कभी कोई बिल्डिंग का मामला है, उसकी मजबूरी से वो उधर चले गए। देखिए, बिल्डिंगें मेरे बाप ने बहुत बनाई थी पाकिस्तान में, और जब बंटवारा हुआ तो हम लोग छोड़ आए। इतनी बड़ी चीज़ें, और कुछ लोग रिश्तेदार मुसलमान हो गए, वहाँ रह गए। वो आज भी आनंद में रहे। हम 20 साल सड़कों पर मेहनत करते करते फिर आगे बढ़े। ये चीज़ें मामूली होती हैं। कई चीज़ें फैसला होता है जो कुछ करने पड़ते हैं, कुछ आगे होना होता है, कोई एक आधा कदम पीछे होता है, तो जिक्र करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो प्रोफेसर, एक बात ये बताइए, 2012 में आपकी टिकट क्यों काट दिया गया? अब टिकट है, टिकट कट गई। अब मैं जो काटी गई उसका क्या आपको बताऊं? नहीं, फिर भी आप भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हुए भी आप मुझसे पूछ रहे हैं आपकी टिकट क्यों कट गई। कट गई तो हम नहीं गए, फिर गए ही नहीं हम। टिकट आपकी 2002 में भी काटी गई थी, मैडम रत्ना को टिकट दे दी गई थी, परंतु उस समय एफर्ट आपके कामयाब हुए। बलराम जाखड़ उनके प्रयासों से, कैप्टन राजेश अमृतसर आए, उनके प्रयासों से वो आपको टिकट फिर से मिली। पर 2012 में वो क्यों नहीं माहौल बन पाया? नहीं, पर जब अलॉट कर दी गई तो फिर हम खुद ही भी नहीं हमने कोशिश की, क्योंकि जब अलॉट कर दी गई तो फिर जिसको अलॉट हुई है वो चुनाव लड़ता। नहीं, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आखिर क्या फिर 2017 में भी आपको टिकट नहीं दी गई? क्या पार्टी जिस तरह आपकी उपेक्षा कर रही है, क्या आप इसे ठीक समझते हैं कि एक ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले का ये हाल पार्टी में हो? नहीं, मेरी क्या उपेक्षा करनी है, ये नौजवानों का काम है जो काम कर सकते हैं। हम 78-79 के लोग हैं,
अब उतनी भगदौड़ थोड़े हम कर सकते हैं। तो जो हमारे पास है हम उसके लिए मदद करते हैं, पार्टी की करते हैं, और नहीं कोई मुश्किल हमें वैसे किसी तरह की। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। यानी अभी ये भी आप इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं? आदमी को सारी उम्र तैयार रहना चाहिए, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक काम करना चाहिए, और कुछ ना कुछ करने का नाम ज़िंदगी है। प्रोफेसर साहब, आपसे इतनी बात हुई, बड़ा अच्छा लगा, और न्यूज़ हेडलाइन इंडिया के लिए आपने बड़े खुले विचारों से दर्शकों को रूबरू करवाया है। थैंक यू वेरी मच। 6 बार चुनाव लड़कर 3 बार विधायक बने प्रोफेसर दरबारी लाल का ये कहना है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बनाएगी। कैप्टन की कारगुजारी से पूरे पंजाब के लोग खुश हैं। वहीं ना भाजपा रहेगी, ना आम आदमी पार्टी दिखाई देगी। देखते हैं आने वाले समय में सरकार कैप्टन की बनती है या कांग्रेस का कोई नया कैप्टन होता है, ये आने वाला समय बताएगा। और जल्द एक बार फिर शहर के एक शख्सियत से आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।